हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्रेसी गीता। तो आज का जो टॉपिक है राजस्थान शैली है, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। देखो, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स भी होंगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं कि ताकि उससे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे नोट्स हैं, शॉर्ट में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा नहीं कि लेंथी है ज़्यादा, यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आपका एक भी यहाँ राजस्थानी शैली से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में शॉर्ट नोट्स भी हैं और इवन प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कोई भी बिल्कुल भी बोरियत फील मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं हम थक चुके, तो थकना नहीं है, बस ज़्यादा इतनी बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बता देते हैं कि आज के जो टॉपिक में है वो ग्रंथ है। प्रसिद्धि कहाँ कहाँ की, किसकी शैली की कौन सी प्रसिद्धि है वो देखेंगे। इवन जितने भी फेमस जो चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, वो देखेंगे और इवन यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है, राजस्थानी का प्रमुख ग्रंथ। तो ग्रंथ है, राजस्थानी शैली का ग्रंथ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी यहाँ पर राजस्थानी शैली के ग्रंथ हैं, यहाँ पर जितने भी चित्रण हुआ है, किसके टाइम में हुआ है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग उसको फिर प्रैक्टिस सेट करिएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं राजस्थानी का जो प्रमुख ग्रंथ है, तो उसके बारे में बता देते हैं कि राजस्थानी शैली का जो प्रथम उदाहरण हमें जो मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है। वो 1423 ईस्वी की कौन सी है, सुपासनाचार्यम में दिखाई देता है। यहाँ पर चित्रण नहीं हुआ है, लेकिन ये चित्रण से ही हमें पता लगता है कि राजस्थानी शैली का जो ग्रंथ जो मिलता है प्रथम उदाहरण, वो कौन सी बुक में मिलता है, मतलब कौन से ग्रंथ में मिलता है, सुपासनाचार्यम में दिखाई देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा यहाँ पर अन्य ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। पहला है बाल गोपाल स्तुति, जो 1435 की है। महाभारत 1516 की है। रागमाला 1523 एंड मृगावती, लौर चंदा, महापुराण और चौर पंचाशिखा। ये जो ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ पर उदाहरण राजस्थानी शैली के प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हो गए ग्रंथ। अब हम ये भी बता देते हैं, ये रागमाला जो है ये भी पुराना ग्रंथ है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चुनार रागमाला। ठीक है, ये चुनार रागमाला पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा चुनार रागमाला। ये वही वाली है 1523, क्योंकि एक आ जाता है चावंड में रागमाला, एक आता है चावंड में रागमाला और एक आता है, एक कौन सा आता है, चुनार रागमाला। ये दो आते हैं और इसमें पूछा जाता है कि सबसे जो पुराना है वो कौन सा है। मैं यहाँ लिखने भूल गई, ये वही वाला है चुनार रागमाला। तो ये 1523 ये पहला वाला है चुनार वाला। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर चुनार रागमाला ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये चीज आप हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट। मृगावती ये तो सब बता दिया, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1540 की ग्रंथ में चौर पंचाशिका में सबसे ज्यादा अच्छे प्रमाण दिखाई देते हैं। ये तो आप लोगों ने इतने सारे ग्रंथ देख लिए। सुपासनाचार्यम देख लिया जो सबसे पहला है, फिर दूसरा देख लिया कि बाल गोपाल स्तुति, महाभारत, रागमाला, मृगावती, इतने सारे देख लिए। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि राजस्थानी शैली का जो सबसे अच्छा हमें उदाहरण देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है, चौर पंचाशिखा में मिलता है। और चौर पंचाशिखा किसकी है, तो विल्हड़ की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, जितनी एक काम और करिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो जितने भी हो सकता है आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिए कि ये किसका ग्रंथ है, ये किसका है, ये सब लिख लेना। क्योंकि लेखक पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी गीत गोविंद किसकी है, चौर पंचाशिखा किसकी है, मृगावती किसकी है, ये सब पूछ लिया जाता है, गीत गोविंद किसकी है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग उसको नोट करिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे अच्छा प्रमाण हमें कहाँ दिखाई मिलता है, चौर पंचाशिखा में मिलता है। नेक्स्ट है गीत गोविंद है जो 1586 की है। ढोला मारू है, तो ढोला मारू
1592 की हो जाएगी। ठीक है, तो गीत गोविंद जयदेव की हो जाएगी, बाकी ढोल हमारी कवि कलोल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि मेवाड़ शैली के जो प्रमुख ग्रंथ का चित्रण हुआ है, जो प्रमुख शैली का जो प्रमुख ग्रंथ का चित्रण है वो देखते हैं कौन कौन से हुआ है, किसने किसके समय में हुआ है। ये तो हो गए जो इससे पहले मैंने आपको बताए थे, ये ढोला मारू गीत गोविंद, ये सब में हमें क्या मिलता है, प्रमाण दिखाई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा मेवाड़ शैली में, ये मेवाड़, ये मैंने ओवरऑल आपका राजस्थानी का बताया है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथों का चित्रण देखेंगे कि किसके समय में हुआ है। अब हम बात करें, इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से किसका, कौन से शासक का यहाँ पर योगदान था, वो सब मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। अगर बाई चांस किसी को भी और समझ में भी ना आए कि कौन से किसके शासन काल में क्या क्या था, वो आप उसको पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मेवाड़ शैली के देखते हैं, जो पहला है, प्रथम ग्रंथ है, वो कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण पासल चूड़ी। ठीक है, ये वाला है, ये आप लोग उसको देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पासल चूड़ी वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण पासल चूड़ी है, जिसका समय है 1260 ईस्वी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पुरानी यहाँ पर ग्रंथ है, जो कौन सी हो जाएगी, श्रावक प्रतिक्रमण पासल चूड़ी हो जाएगी। ये अब तक की सबसे पुरानी ग्रंथ है। ठीक है, बाकी जो उदाहरण मिले हैं वो आपको मैंने बता दिया है। बाकी इसका समय आप लोग देख सकते हैं 1260 ईस्वी की है। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन कौन से ग्रंथ देता है, तो उसमें से पहचानने होते हैं कि सबसे पुरानी कौन सी है। बाकी अगर हम ग्रंथों का चित्रण की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। बाकी समय 1260 है। इसका निर्माण समय आहार के गोहिल तेज सिंह के समय में ये बनाई गई थी। बाकी इसकी रचना शैली कैसी है, अपभ्रंश शैली है। इसकी रचना शैली कैसी है, अपभ्रंश शैली है। यानी कि अपभ्रंश शैली में बिगड़े हुए चित्र और जो है टेढ़े मेढ़े अकड़े हुए इसी टाइप के बने हैं। ठीक है, उसी की रचना शैली कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखते हैं कल्पसूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं कि कल्पसूत्र जो है मेवाड़ के सोमेश्वर के जो है ग्राम 1418 में ये लिखा गई था, मतलब जो है समय इसका 1418 की है। बाकी ये जो है 1423 है। सुपासनाचार्यम गीत गोविंद, ये हो जाएगा, ये 3rd नंबर का सुपासनाचार्यम गीत गोविंद, इससे भी पहले मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये देखिएगा। बाकी 4 नंबर है चावंड में रागमाला, अभी हमने क्या पढ़ा था, चुनार में रागमाला। ठीक है, चुनार रागमाला, तो ये है चावंड में रागमाला, जिसका समय 1605 में अमर सिंह के समय है। किसके समय में है, अमर सिंह के समय। और जो दूसरी वाली इससे पहले जो बताई थी, कौन सी, चावंड में रागमाला, इससे चुनार रागमाला, तो चुनार रागमाला लगभग आपकी 1523 की हो जाएगी। तो ये है सबसे पुरानी चुनार रागमाला। बाकी दूसरे नंबर पर ये हो जाएगी चावंड में रागमाला। ठीक है, ये पुरानी हो जाएगी। बाकी जो है सुपासनाचार्यम, जिसके सबसे पहले उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं राजस्थानी शैली के। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि साहबदीन, अब तो अच्छा ये वाला रह गया है चावंड में रागमाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको देखिएगा सभी ध्यान से कि चावंड में रागमाला है, जिसका समय 1605 में अमर सिंह के समय लिखा गया है। बाकी इसके चित्रकार निसारदीन है। और ये संग्रहालय कौन से हैं, संग्रहालय बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो उसको देखिएगा कि चावंड में रागमाला संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कलकत्ता, ये यहाँ पर संग्रहित है। बाकी इसके चित्रकार कौन है, निसारदीन है। और ये कहाँ के कलाकार हैं, मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। ठीक है, और इसके समय में यहाँ पर ये चित्रित हुआ है अमर सिंह के समय में, क्योंकि ये अमर सिंह के टाइम में ही कलाकारी करता था। कौन, निसारदीन। इससे पहले मैंने कलाकारों को भी बता दिया है कि कौन से कलाकार किस शासक में किया है, तो पार्ट 1 उसको जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर मेवाड़ शैली है, तो मेवाड़ के यहाँ पर कौन से, अब साहबदीन, तो साहबदीन की अब बात हो रही है कि साहबदीन या फिर कह सकते हैं शाहबादी द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो शाहबदीन कहाँ के कलाकार हैं, तो मेवाड़ शैली के हो जाएंगे। बाकी इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं साहबदीन के, वो देख लेते हैं। पहला है रसिक प्रिया व गीत गोविंद, जो ग्रंथ 1630 की है। बाकी यहाँ पर रागमाला, रागमाला जो चित्र है 1628-50 में ये हुआ है, इस पर चित्रण। बाकी भागवत पुराण है 1648 का है, भ्रमरजीत 1659,
उत्तराखंड जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है, तो सबसे जो सर्वोत्कृष्ट है साहबदीन का जो ग्रंथ है वो कौन सा रहा है, उत्तरकांड रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि भीकम द्वारा जो चित्रित ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, रसिका काष्ठ है जिसमें 6 चित्र मिले हुए हैं। बाकी इसका समय कौन सा हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कलाकार भी कहाँ के हो जाएंगे, भीकम। ठीक है, तो ये है कहाँ के, भीकम द्वारा, तो भीकम भी कलाकार मेवाड़ का। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और साथ में वो भी याद करते जाइएगा जो मैं समय बताती जा रही हूँ कि महाराणा कुंभा किसके टाइम में था, तो ये सब याद रखना। इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लोग के गलत भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना कौन से कलाकार किसके टाइम में था। मैंने एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर मनोहर द्वारा जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, यहाँ पर मेवाड़ में है मनोहर द्वारा चित्रित ग्रंथ। अभी तक हमने किसके देखे हैं, साहबदीन के देखे, भीकम का हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे मनोहर के, तो मनोहर भी कहाँ का कलाकार है, मेवाड़ शैली का हो जाएगा। ठीक है, तो मनोहर किसके टाइम में था, तो मनोहर किसके टाइम में काम करता था, याद किया है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने याद किया होगा ना, तो बताओ मनोहर कौन से, मतलब किसके टाइम का कलाकार है, किसके टाइम में काम करता था, मनोहर करता था जगत सिंह के समय काम करता था, जगत सिंह के समय काम करता था ना, जगत सिंह व राज सिंह के काम करता था। कब ये भी हो सकता है कि किसके समय में, अब यहाँ पर तो मैंने लिखवाया है नहीं, लेकिन इससे पहले पार्ट 1 में लिखवाया है, यहाँ पर देखो लिखना भूल गई हूँ, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि रामायण जो मतलब किस टाइम की, यहाँ पर 1649 से 1650 की ये चित्रण किया हुआ है। बाकी ये कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। ये मनोहर द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा, रामायण। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ढोला मारू, तो ढोला मारू जो है लेखक, तो लेखक जो है कवि कलोल। ठीक है, ये बता दिया है। भाषा है डिंगल पिंगल जो जैसलमेर में लिखा गया है। इसका प्रथम बार चित्रण कहाँ गया है, 1592 में मेवाड़ में हुआ है। बाकी मेवाड़ में किसके समय में, महाराणा प्रताप सिंह के समय में हुआ है। ये जो है ढोला मारू कभी आ जाता है, ढोला मारू पहली तो बात याद रखना है, ये एक क्या है, ग्रंथ है। ढोला मारू का आप लोग चित्र देखेंगे जो कौन सा है, मारू रागनी का चित्रण है। जो किसका सर्वश्रेष्ठ चित्रण पाया जाता है, वो जोधपुर में पाया जाता है। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन जाता है कि ढोला मारू जो चित्र है, ढोला मारू का चित्र हमें प्राचीन चित्र कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा, बीकानेर के प्रमुख ग्रंथ। अब देखते हैं बीकानेर के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, तो बीकानेर के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, रसिक प्रिया है, भागवत पुराण है, जिसके कलाकार कौन है, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन बहुत बार एग्जाम में आता है, रुकनुद्दीन भी कहते हैं इनको, और किस नाम से भी जाना जाता है, नूरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नूरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो नूरुद्दीन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे नूरुद्दीन या रुकनुद्दीन के जो ग्रंथ हैं जिन पर चित्रण किया है, रसिक प्रिया और भागवत पुराण, ये दो हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना कि ये कलाकार है रुकनुद्दीन, ये कहाँ के, मतलब क्या है कलाकार, मुगल कलाकार हैं। क्या है, एक मुगल कलाकार है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं किशनगढ़ के प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, बीकानेर के हो गए हैं, याद करते जाइएगा उसे। बाकी किशनगढ़ के अब प्रमुख ग्रंथ देखते हैं, कौन से हो जाएंगे, गीत गोविंद। देखो सब लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जो एग्जाम में ये ना आए। राजस्थानी पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर जो ग्रंथ है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जो है कब का है, ये हो जाएगा 1820। इसके कलाकार कौन है, लाडली दास। लाडली दास इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने गीत गोविंद पर चित्रण कार्य किया है। और किसके टाइम में काम किया है, क्योंकि ये लाडली दास इस टाइम में काम करते थे, ये इनके दरबारी चित्रकार थे। किसके, कल्याण सिंह के। तो कल्याण सिंह के दरबारी चित्रकार कौन हो जाएंगे, लाडली दास। ठीक है, ये हो जाएंगे। बाकी इनका जो ग्रंथ है जिस पर चित्रण किया है, गीत गोविंद पर चित्रण किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और याद रखिएगा कौन से टाइम का है, और ये किशनगढ़ के, तो ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इनका ग्रंथ ना पूछ लिया जाए कि लाडली दास कहाँ के कलाकार हैं,
तो आप बता सकते हैं किसके, किशनगढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जयपुर में। अब जयपुर में जो है कौन कौन से, बिहारी सतसई व दुर्गा सप्तशती के आधार पर भी चित्रण हुआ है। तो कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि बिहारी सतसई यहाँ पर किस पर चित्रण हुआ है, सर्वश्रेष्ठ या किस पर, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जयपुर में किशनगढ़ में गीत गोविंद का हुआ है चित्रण, और बीकानेर में कौन सा, रसिक प्रिया व भागवत पुराण। भागवत पुराण में तो देखो मेवाड़ में भी हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन पहले से ही दे दिया जाएगा कि किसके द्वारा चित्रण, ये है रुकनुद्दीन के द्वारा चित्रण हुआ है, किस पर, भागवत पुराण का चित्रण हुआ है। अब यहाँ पर रही बात तो ढोला मारू का, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ये सब देखिएगा। अब हम आपको कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी देख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रंथ भी और भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बिहार मेवाड़ में जो है बिहारी सतसई के भी चित्र बने हैं, सुरसागर है पंचतंत्र के, ये कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि पंचतंत्र के उपाख्यान का चित्र कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थानी में भी मिलता है। बाकी तो आप लोग को उसमें भी देखने को मिल जाएगा अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में पंचतंत्र पर हुआ है ना, तो उसका भी हो जाएगा, बाकी अकबर के टाइम में हुआ है, बाकी यहाँ पर मेवाड़ शैली में देखने को मिलेगा। कादम्बरी की अद्भुत कथा है, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, मधुमालती, नल दमयंती, ये सब ग्रंथ आपको करा दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता है। देखो यहाँ पर बीच बीच में क्वेश्चंस डाल दिए कि ताकि इंगेज रहें, आप नोट्स भी पढ़ें और साथ साथ में इसके आंसर भी दें। ठीक है, तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, तब तक आप बताइएगा। तो सभी का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर किस पारंपरिक शैली के, क्या पूछ रहा है, किस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता है। अभी मैं आपको रंग के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी, यहाँ पर बहुत जो है विरोधी रंग की एक रूपता का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा कि राजस्थानी में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ने राइट आंसर दिया है राजस्थानी शैली, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी के अलावा, क्योंकि आपका चैप्टर भी चल रहा है और राजस्थान के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। सेकंड नंबर है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन सी देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग अधिक किया गया है। तेल रंग बिल्कुल भी नहीं, वॉश बिल्कुल भी नहीं, एक्रेलिक बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर किसका रंग का प्रयोग हुआ है, तो सबसे ज्यादा टेम्परा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझने वाली बात है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो वैसे तो आंसर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र वो जो है क्या है, सूत्र चूड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो इसको लिखा गया है वो कब हुआ है, मतलब 1260 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो समय है वो कितना हो जाएगा, 1260 है, और ये किसके समय में लिखा गया है, तो ये गुहिल तेज के समय में लिखा गया है, मतलब सॉरी चित्रण किया है गुहिल तेज सिंह। ठीक है, ये पॉइंट देखना, किसके समय में, गुहिल तेज सिंह के समय में ये निर्माण किया गया है इसका चित्र। ठीक है, तो ये जो लिखा है वो किसके समय में लिखा है, याद रखना गुहिल तेज सिंह। बाकी कब लिखा गया है, 1260 में। बाकी इसकी जो रचना शैली है वो कौन सी हो जाएगी, अपभ्रंश। बिल्कुल अभी अभी पढ़ाया है इस ग्रंथ के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। बाकी ये कहाँ का हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बाकी ये भी बता देते हैं कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ शैली का हो जाएगा। और ये मेवाड़ शैली का कौन सा है, सबसे पहला है कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने। तो बिल्कुल यहाँ पर किसके बने हैं, कृष्ण जी के ही बने हैं, तो ये भी आपका उत्तर सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यता से बने।
अब देखो यहाँ पर राग रागनी की बात हो रही है, तो राग रागनी के यहाँ पर कुछ चित्र भी बता दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आप मेवाड़ में देख सकते हैं, मेवाड़ में क्या देखने को मिलेगा, मारू रागनी का चित्र देखने को मिला, मारू रागनी है ये देखने को मिल जाएगा। राग दीपक जो कहाँ का है, मेवाड़ का। बाकी आप लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा, राग दीपक। तो राग दीपक के चित्र कहाँ बने हैं बताइएगा, तो बिल्कुल बूंदी शैली में बने हैं, बूंदी शैली में बने हैं। रागनी भैरवी, रागनी भैरवी का भी कहाँ देखने को मिल जाएगा, बूंदी शैली में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हिंडोली रागनी, ये सब आपको कहाँ देखने को चित्र मिल जाते हैं, बूंदी शैली में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मारू रागनी, हिंडोली रागनी, राग रागनी, ये राग दीपक, रागनी भैरवी, ये सब कहाँ मिलता है आपको, बूंदी शैली में मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फर संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है राजस्थानी लोक कला हो जाएगा। फर संबंधित है राजस्थानी लोक कला, और ये फर चित्र जो है संबंधित कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा शाहपुरा, तो शाहपुरा किसका केंद्र है, ये भी आपका हो जाएगा मेवाड़ का। तो भीलवाड़ा शाहपुरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये जो है यहाँ पर भीलवाड़ा में कैसे कैसे चित्र बने हैं, लोक देवता नारायण के चित्र, यानी कि पाबू जी के जीवन पर चित्र बने हैं, फर चित्र। तो चलो बताइएगा, कौन से स्टूडेंट बताएगा कि फर चित्र आपको कौन से राजस्थानी के कौन सी उपशैली में देखने को मिलते हैं, फर चित्र, फर चित्र कौन सी उपशैली में देखने को मिलते हैं बताइएगा। जोधपुर में मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं ना फर चित्र। आपने देखा होगा पाबू जी हड़बू जी का फर चित्र कहाँ देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है ना जोधपुर में। तो पाबू जी एवं हड़बू जी का फर चित्र। ठीक है, तो फर चित्र है, यही है पाबू जी एवं हड़बू जी का, भी पढ़ाएंगे आप लोग को, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये जो मिलता है जोधपुर में देखने को मिलता है आप लोग को फर चित्र। ठीक है, बाकी यहाँ पे राजा पाबू जी का छवि चित्र भी देखने को मिलता है, किसमें, अजमेर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, ये भी बहुत आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पर रागमाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं, तो किस विषय से संबंधित है, युद्ध है, धर्म है, प्रेम है, या फिर सामाजिक है। तो बिल्कुल गीत गोविंद की यहाँ पर जो है वो कौन हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे जो लेखक हैं। बाकी ये किससे संबंधित है, प्रेम संबंधी है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है, तो बिल्कुल प्रेम से संबंधित चित्र हो जाएंगे गीत गोविंद के। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है चौर पंचाशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ। तो चौर पंचाशिखा तो यहाँ पे कोई अपभ्रंश में तो दिया नहीं है, तो वैसे तो अपभ्रंश में हुआ था। तो बाकी यहाँ पे चौर पंचाशिखा से ही हमें एग्जाम्पल भी मिलता है, कहाँ के लिए, राजस्थानी के ग्रंथ के लिए। ठीक है, तो बाकी ये है कहाँ से मिल जाएगा, तो बिल्कुल चौर पंचाशिखा में मिलता है। सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छा उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, चौर पंचाशिखा की ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी यहाँ पर 11 है क्वेश्चन की अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, क्योंकि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान में जो नेत्र बने थे वो सबसे अलग थे, हर किसी उपशैली में देखने को मिल जाएगा नेत्रों के प्रकार। बाकी नेत्र के प्रकार बताते हैं, जैसे कि आप किसका पढ़ेंगे, पहले मेवाड़ का। तो मेवाड़ हो गया, जैसे कि मेवाड़ में, और जैसे कि कौन सी आंखें बनी हैं, खंजनाकार बनी हैं। और खंजनाकार आप लोग को कहाँ कहाँ आइज मतलब देखने को मिल जाएगी, खंजनाकार। खंजना का मतलब ये हो गया कि कोई जादुई नेत्र, कामलायुक्त। ठीक है, तो खंजन एक पक्षी होता है, उसी की तरह उसी की शेप में ये नेत्र बने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है खंजनाकार का कि कोई जादुई नेत्र होते हैं। तो ये जो बने हैं वो कहाँ कहाँ पर बने हैं, जैसे कि आपको मेवाड़ में देखने को मिल जाएगा, जोधपुर में देखने को भी मिल जाएगा, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में और किशनगढ़ में है, ये सब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोधपुर, किशनगढ़, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन कोटा में भी देखने को मिलता है। ये खंजनाकार जो आंखें होती हैं वो सब इन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आइज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है परवलाकार नेत्र, परवलाकार भी नेत्र हैं। तो परवलाकार जो नेत्र होते हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बूंदी शैली में देखने को मिल जाएंगे परवलाकार आंखें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चित्र से ज़्यादा, तो यही चीज़ पूछा जाता है।
तो परवलाकार यहाँ पर बूंदी शैली में देखने को मिल जाएगा। बाकी मीनाकार नेत्र, जो मीनाकार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मछली की आकृति की तरह जो मतलब जो शेप होता है, मछली के जो शेप होता है उसकी आंखों की तरह नहीं, मीनाकार नेत्र यानी कि मछली का जो जैसे शेप होता है उसी की तरह ही आंखें यहाँ जयपुर में देखने को मिल जाएगा। जयपुर में जो चित्र बने हैं वो यहाँ पर जयपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आंख हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं तो कौन से हो जाएंगे? लघु, पोथी, वॉश या फिर दीवार चित्र। तो दीवार पर भी कुछ चित्र बने हैं, लेकिन ये एक पूरी ओवरऑल क्या है, एक लघु चित्र है, क्योंकि लघु चित्र यहाँ पर कहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ पर पाल से। पोथी चित्र से तो शुरू हो ही जाता है, बाकी पाल से शुरू हो ही जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर लघु चित्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई? तो किस सदी में लिखी गई है? 16वीं, 15वीं सदी, 17वीं या 20वीं? तो चौर पंचाशिका अभी मैंने आपको यहाँ पर डेट भी बताया था, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1540। ठीक है, 1540 हो जाएगा। तो चौर पंचायत किस सदी में लिखी गई है? 16वीं सदी हो जाएगा। 1540 है तो 16वीं सदी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मृगावती भी थी, मृगावती थी अभी बताया था मैंने। एक लौर चंदा है, ये सब हो जाएगा। लौर चंदा, महापुराण अभी बिल्कुल पढ़ाया आप लोगों को, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इसका हो जाएगा किस सदी में लिखी गई थी? तो 16वीं सदी। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो पिछवाई बिल्कुल हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। और राजस्थान में कहाँ? नाथ द्वार। तो नाथ द्वार यहाँ पर इसी की प्रसिद्धि है पिछवाई चित्रों के लिए। बाकी नाथ द्वार कहाँ का केंद्र हो जाएगा? मेवाड़ का केंद्र हो जाएगा नाथ द्वार। बाकी नाथ द्वार शैली में जो मंदिर के पीछे यहाँ पर एक लंबा कपड़ा लगाया जाता है, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो उसी पर चित्रकारी करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पिछवाई उसी को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो प्राचीन यही चीज में बताई थी, चावंड रागमाला, बाकी चुनार रागमाला, ये दो हैं। बाकी चुनार रागमाला लगभग ये कितने टाइम का हो जाएगा? 1523 का ये हो जाएगा। बाकी ये चावंड रागमाला हो जाएगा 1605 का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो ये हो गया। बाकी चावंड रागमाला का किसने चित्रित किया है? फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, निसार-दीन ने चित्रित किया है। और ये कहाँ पर है चावंड रागमाला? गोपी कृष्ण संग्रहालय। ठीक है, गोपी कृष्ण संग्रहालय में है। कहाँ? कलकत्ता में है। ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस लघु चित्र में देदीप्यान मतलब देदीप्यामन, ठीक है, प्यमान आभा युक्त, यानी कि कहने का मतलब क्या है? आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ। यानी कि जो अभी क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन अभी दिखाया था, ये जो विरोध में प्रयोग हुआ है, ये आकारों की निश्चितता बाहर रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं। और मेवाड़ शैली में आपको सपाट रंग देखने को मिल जाते हैं। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन शैली जो है वो मेवाड़ शैली में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो बिल्कुल राजस्थानी शैली की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट और सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हमें क्या कहते हैं? चौर पंचाशिखा। ठीक है, ये अभी मैंने क्वेश्चन खुद बताया था, तो देखो ये याद करना। बाकी बिल्हड़ द्वारा चौर पंचाशिखा हो जाएगा। अगर देखो वो तो दिया नहीं है यहाँ पर, सुपासनाचार्यम। अगर यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम उदाहरण हमें कहाँ पर मिलता है? सुपासनाचार्यम। अगर यहाँ पर सुपासनाचार्यम दिया होता तो आप लोग सुपासनाचार्यम लगाकर आते, ये नहीं कि चौर पंचाशिखा दिया है तो चौर पंचाशिखा लगा देंगे। हमें सबसे अच्छा उदाहरण अगर यहाँ पर लिखता है कि सुस्पष्ट सादृश्य मूलक रूप हमें कौन से में दिखाई मिलता है, तब तो आप चौर पंचाशिखा बिल्कुल लगाएंगे, चाहे सुपासनाचार्यम ही क्यों ना दे रखा हो तो आप बिल्कुल चौर पंचाशिखा लगाएंगे। अगर सुपासनाचार्यम अगर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो आप सुपासनाचार्यम लगा के आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर अच्छी की बात करें तो चौर पंचाशिखा है, लेकिन ये चौर पंचाशिखा पुरानी नहीं है। पुरानी आपकी कौन सी है? सुपासनाचार्यम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे
जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बताना है आपको, संग्रहालय बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा केलिको म्यूजियम अहमदाबाद। ये है संग्रहालय जो अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध, मतलब संप्रदाय की पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा संग्रहालय है? कैलिको म्यूजियम अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया? निसारदीन, मनोहर लाल साहिबदीन या फिर कृपाल पाल? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? चावंड में चित्रित रागमाला, यानी कि चावंड में रागमाला। तो चावंड में रागमाला और कब लिखा गया है? 1605 में लिखा गया है। और किसके समय में लिखा गया है? अमर सिंह में, क्योंकि निसारदीन जो था वो अमर सिंह और जगत सिंह के टाइम में काम करता था। कौन? निसारदीन। ठीक है, तो अमर सिंह, तो अमर सिंह के टाइम में ये काम करता था। बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये कलकत्ता में हो जाएगा संग्रहित। और कलकत्ता में कहाँ पर? तो गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय। ठीक है, गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में ये संग्रहित है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी ये जो है निसारदीन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है निसारदीन, साहिबदीन ने यहाँ पर कौन कौन से चित्रित करे हैं? तो ये भी याद रखना, जैसे कि भागवत पुराण अभी आप लोग को पढ़ाया भी है, तो याद रखना भागवत पुराण का चित्रण किया है। बाकी रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया। ठीक है, यहाँ पे रसिक प्रिया है और गीत गोविंद है और इवन राग माला है। ये सभी का चित्रण किसने किया है? साहिबदीन ने किया है। और साहिबदीन भी कहाँ के कलाकार हैं? तो बिल्कुल मेवाड़ के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? मेवाड़ के। तो निसारुद्दीन हैं और साहिबदीन। ठीक है, ये दोनों ही कलाकार मेवाड़ के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 20 है, सुपासनाचार्य। रूपासनाचार्य लिख गया है, सुपासनाचार्य। सुपासनाचार्य के लघु चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो सुपासनाचार्य के जो लघु चित्र हैं चित्रकला की किस शैली से संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मेवाड़ हो जाएगा। तो मेवाड़ है बिल्कुल सुपासनाचार्य। कब लिखी गई है बताइएगा जरा? 1423 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1423। ठीक है, ये हो जाएगा राजस्थानी का सबसे प्राचीन उदाहरण। ये भी देख लेना कि मेवाड़ का कह रहा है कि राजस्थानी का कह रहा है। ये चीज याद रख लेना कि इसमें क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पर बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल किसका है? यहाँ पर सुपासनाचार्य, ये राजस्थानी शैली का है। तो राजस्थानी शैली का जो लघु चित्र है मतलब किस शैली से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, ये तो क्या कहते हैं? मेवाड़ शैली। ठीक है, कौन सा? मेवाड़ शैली हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी अब देखते हैं, इसको 1 मिनट बढ़ा कर लिख देते हैं। यहाँ पर प्रमुख चित्र हैं, तो प्रमुख चित्र देखिएगा सभी लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादा देखो, चित्र तो कहने को बहुत सारे चित्र हैं, अलग अलग हैं, मेवाड़ के अलग हैं, किशनगढ़ के अलग हैं, बीकानेर के अलग हैं, जोधपुर के अलग हैं, सबके अलग अलग है उपकेंद्र के। लेकिन यहाँ पर मैंने मिक्स लिख रखे हैं कि ताकि आपको पता चले कौन सा कहाँ का इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में लिखवा रखा है, आप ये वाली पिक्चर्स जरूर याद करके मतलब जो है याद करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स होने के बाद में ना भूल जाते हैं, तो उसको याद नहीं हो पाता है, सब मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो मैंने सब लिख रखे हैं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं मेवाड़ के जो प्रमुख चित्र हैं, जो है मतलब प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। वैसे तो यहाँ पर इसकी जो विशेषता है वो तारों भरी रात का अंकन हुआ है मेवाड़ में। बाकी यहाँ पर है, पहला है कृष्ण दावानल गरजते हुए। ठीक है, गरजते हुए, कृष्णा ईटिंग फायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ये अज्ञात कलाकार हैं, इसमें कलाकार का नाम नहीं है। बाकी दूसरा है कृष्ण गोवर्धन उठाए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कृष्णा गोवर्धन उठाए हुए, या फिर कह सकते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए या कृष्णा गोवर्धन उठाए हुए। ठीक है, ये कहाँ पर संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, गोवर्धनधारी कृष्ण जो कहाँ का है? बीकानेर का है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, ये कहाँ का हो जाएगा? ये तो हो जाएगा मेवाड़ का हो जाएगा। ठीक है,
और ये वाला जो चित्र है गोवर्धनधारी कृष्ण, ये वाला जो चित्र है ये कहाँ का हो जाएगा, बीकानेर का हो जाएगा। अब यही वाला जो चित्र है कौन सा, लेकिन वो किस में बना है, भित्ति चित्र में बना है। किस में बना है, भित्ति चित्र में बना है। वो कहाँ का है, जयपुर शैली का है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ का है, जयपुर शैली का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। जो कृष्ण गोवर्धन उठाए हुए पर्वत है वो कहाँ का है, मेवाड़ शैली का है। जो गोवर्धन कृष्ण है, जो इसी से नाम से मिलता जुलता है, गोवर्धन कृष्ण, वो कहाँ का हो जाएगा, बीकानेर शैली का हो जाएगा। बाकी इसी का ही गोवर्धनधारी कृष्ण है जो एक क्या है, भित्ति चित्र है, वो एक जयपुर शैली का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट चित्र है मारू रागनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है, तो बिल्कुल मेवाड़ का हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मारू रागनी में क्या दिखाया गया है, राजा रानी को रेगिस्तान ऊंट की सवारी करते हुए दिखाया गया है। और ये कहाँ का चित्र है, मारू रागनी, यही ढोला मारू वाला चित्र है। ठीक है, तो माध्यम कौन सा है, जल रंग, टेम्परा विधि। तो टेम्परा विधि इसकी हो जाएगी और इसका माध्यम जल रंग हो जाएगा, और इसकी तकनीक कौन सी हो जाएगी, टेम्परा विधि हो जाएगी। बाकी इसके कलाकार कौन है, साहबदीन, और साहबदीन मेवाड़ के कलाकार हैं। संग्रह कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये तो हो गया पॉइंट। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भीम सिंह का जुलूस, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो किसका है, साहबदीन का है, ये भी मेवाड़ के हैं। मतलब जो है मेवाड़ के साहबदीन भीम सिंह का जुलूस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट है, कृष्ण राधा की परीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए लिखा है, परीक्षा आ गई, मतलब परीक्षा से परेशान हो गए हैं, प्रतीक्षा से परीक्षा ही लिख लिया है। देखो एग्जाम का हो ही नहीं रहा है और एग्जाम के लिए परीक्षा। चलो, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, थोड़ी तो सब लोग को हंसी भी आ रही है, मैम को देखो परीक्षा की याद आ रही है। तो यहाँ पर मेवाड़, ठीक है, तो कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए मेवाड़ शैली का है। बाकी कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार करते हुए, ये है कलाकार कौन है, बगता है, और ये कहाँ के कलाकार हैं, देवगढ़ के हैं। ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें बोरियत फील बिल्कुल भी मत करिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये एक बार अगर आप लोग ने पढ़ लिया है तो ये इतना गारंटी है कि आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, कलाकार बगता, जो कहाँ के कलाकार हैं, देवगढ़ के हैं, और ये देवगढ़ का ही ये चित्र है। ठीक है, कौन सा, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार। बाकी ये कहाँ का है, देवगढ़, ये किसकी उपशैली हो जाएगी, मेवाड़ की हो जाएगी। नेक्स्ट है अजारा की ओबरी, अजारा की ओबरी व मोती महल के भित्ति चित्र कहाँ में बने हैं, तो ये बने हैं, मतलब जो है कलाकार किसने बनाए हैं, चौखा ने बनाए हैं। और ये कहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये भी देवगढ़ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, देखो ये भी पॉइंट लिखना भूल गई, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर है महाराजा चौगान पोलो खेलते हुए। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र हैं जो सेम मैच करते हुए हैं, जैसे कि महाराजा चौगान, या फिर इसको पोलो भी कह सकते हैं या फिर चौपड़ भी कहते हैं। तो महाराजा चौगान पोलो चौपड़ खेलते हुए, ये कौन से कलाकार का है, तो दाना भाटी का है। और दाना भाटी कहाँ के कलाकार हैं, जोधपुर का है। और जोधपुर किसकी उपशैली है, तो मारवाड़ की हो जाएगी। ठीक है, इसी की तरह ही यहाँ पर जो चित्र है ये भी दाना भाटी ने बनाया है, राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए, यानी कि दाना भाटी हैं। तो दाना भाटी कौन से चित्र बनाए हैं, ज्यादातर चौपड़ वाले चित्र बनाए हैं। एक महाराजा का बना लिया है, एक राजकुमारी का बना लिया है, क्योंकि महिलाएं भी खेलती हैं और पुरुष भी खेलते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर बूंदी शैली का है, महिलाएं चौपड़ खेलते हुए। एक देखो राजकुमारी है, ये महिलाएं आम है, तो यहाँ पर महिलाएं मतलब आम नहीं, मतलब जो है रानियां है, तो वो है महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, उसको बनाया है। और एक बनाया है राजकुमारी जो यंग है, ठीक है, महिलाएं हैं और ये चौपड़ खेलते हुए, ये बनाया है, लेकिन बूंदी का बनाया है। देखो इसीलिए मैंने पास में लिख रखा है, यहाँ पर एक और याद में आया तो मैंने सोचा इसको भी लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बूंदी का ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको बड़ा करके, ठीक है, मतलब फुल साइज में करके इसको देख सकते हैं, सही से दिखेगा। बाकी यहाँ पर 9 नंबर का है कबूतर उड़ाती स्त्रियां, जो कहाँ का है, जोधपुर का है। राजकुमारी स्त्रियों के साथ चौगान खेलते हुए, राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है, जो कहाँ का है,
वो क्या कहते हैं, जोधपुर का है, दाना भाटी का है। ठीक है, कौन से संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। बाकी नेक्स्ट जो है पाबू जी और हड़बू, पाबू जी एवं हड़बू जी का फड़ चित्र है, ये कहाँ का है, जोधपुर का है। राजा पाबू जी का छवि चित्र जो चांद ने बनाया है, और चांद कहाँ के कलाकार हैं, तो अजमेर शैली के हैं, और अजमेर शैली कहाँ की उपशैली है, तो मारवाड़ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, चांद इंपॉर्टेंट है, याद रखना अजमेर का है। ये राजा पाबू जी का छवि चित्र। बाकी नेक्स्ट है गोवर्धन धारी कृष्ण है, तो गोवर्धन धारी कृष्ण है बीकानेर का है। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेना, गोवर्धन धारी वाले में, ऊपर वाले में भी लिख लेना। तो गोवर्धन धारी कृष्ण मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था कि बीकानेर का है। बाकी भित्ति चित्र भी आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग याद करना। बाकी यहाँ पर 13 है, फुलझड़ी छोड़ती नारी है जो बीकानेर का है, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, या इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बीकानेर का हो जाएगा, ये है किशनगढ़ शैली का, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, और एक है फुलझड़ी छोड़ते हुए, ये दोनों सेम थे, तो इसको भी मैंने कहा कि चलो पास में लिख लेते हैं कि ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए ये किशनगढ़ का है। बाकी शाल भंजी का कहाँ यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, ये बीकानेर शैली का है। बाकी कृष्णा ऑन स्विंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला चित्र, इसको देखिएगा, कृष्णा ऑन स्विंग ये कहाँ का है, ये झूले पर कृष्ण भी कह सकते हैं। और इसको कलाकार को बनाने वाले कलाकार कौन है, नूरुद्दीन है। और नूरुद्दीन कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, या नुकरुद्दीन, तो बिल्कुल यहाँ पर बीकानेर के हो जाएंगे। बाकी संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैंने बीकानेर का बता दिया है, जितने भी चित्र हैं वो सब बता दिए हैं। बाकी हम देखते हैं किशनगढ़ का बनी ठनी, पहला है बनी ठनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आते हैं और इजी भी रहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी टफ कर देते हैं। अभी बीपीएससी में ही क्वेश्चंस आया था, उसमें ही टफ कर दिया था और उसको अलग ही उसका था। ठीक है, तो बनी ठनी है जो किसने बनाया है, यहाँ पर सावंत सिंह के समय में बना है और निहाल चंद्र ने बनाया है इसके कलाकार। बाकी इसके संग्रह है तो ये किशनगढ़ का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है ये चित्र। बाकी बनी ठनी रसिक बिहारी नाम से ये कविताएं करती थी। बनी ठनी क्या थी, एक जो लड़की थी जिसको राधा के रूप में माना था, किसने, सावंत सिंह ने माना था, तो वही चीज है बनी ठनी। तो उसी को ही इन्होंने, ये थी जो लड़की थी वो रसिक बिहारी नाम से क्या करती थी, एक कविताएं किया करती थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी ये जो इसका जो है बनी ठनी का, उसका माध्यम और तकनीक देख लेते हैं। माध्यम यहाँ पर जल रंग हो जाएगा। बाकी तकनीक टेम्परा तकनीक है। बाएं हाथ में ये कमल की क्या लिए हुए हैं, 2 कलियां लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने बाएं हाथ में क्या लिए हुए हैं, 2 कलियां लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी वृंदावन में सावंत सिंह की बनी ठनी की समाधियां भी देखने को मिलती है, जो बनी ठनी का चित्र है। बाकी इसकी जो पृष्ठभूमि है कैसी है, गहरी नीली है पृष्ठभूमि। भारत सरकार ने इन्हें बनी ठनी से प्रेरित होकर एक डाक टिकट भी जारी किया। मोनालिसा शब्द यहाँ पर किसने दिया है, कृपाल सिंह शेखावत ने दिया है। बनी ठनी को मोनालिसा शब्द दिया है किसने, कृपाल सिंह शेखावत ने दिया है। बाकी कुछ वो है चित्र नंबर 17 है चांदनी रात में गवैये, इसको किसने बनाया है, किशनगढ़ ने बनाया है। बाकी 18 नंबर का चित्र है कृष्ण का राधा से प्रणय निवेदन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कृष्ण राधा को पान का पत्ता देते हुए, इसको किसने बनाया है, निहाल चंद ने बनाया है। बाकी ये कहाँ के कलाकार है, तो बिल्कुल किशनगढ़ के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जो चित्र है वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र नंबर है 19 कि प्रेमी युगल जो कहाँ का है, किशनगढ़ का है। राधा कृष्ण का नौगा विहार, मतलब ये कह सकते हैं कि किशनगढ़ में ज्यादातर प्रेम संबंधी बहुत चित्र बने हैं यहाँ पर। और ये प्रतीक चिन्ह, वैसे किशनगढ़ में जो सबसे ज्यादा चित्र बने थे मतलब प्रतीक चिन्ह बने थे, जैसे कि राधा कृष्ण का नौका विहार, जो नौका बनी है वो कौन सी बनी है, रेड कलर की बनी है। और रेड कलर किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, लाल का प्रतीक वो लाल का कह रही हूँ, प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, किसका होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। बाकी ये किशनगढ़ का है। वृद्धों के मिलने का दृश्य है जो नागौर शैली में। इसमें नागौर शैली में क्या मिलता है, तो नागौर शैली में ज्यादातर वृद्ध से संबंधित चित्र ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। बाकी कलाकार कौन है, गंगा राम है जिसको बनाया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर संग्रह कहाँ है, सरकावत जी संग्रहालय मुंबई में है, वृद्धों के मिलने का दृश्य। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राग दीपक प्रारंभिक चित्र जो भारत कला भवन बनारस, जो बूंदी
में ये बना है। रागनी भैरवी ये भी बता दिया था। बूंदी शैली हड़ौती जिसका उपकेंद्र बूंदी शैली है। संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय में है रागनी भैरवी, ठीक है। राग दीपक भारत कला भवन बनारस। बाकी हिंडोली रागनी है बूंदी शैली का है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, दूज का चांद देते प्रेमी युगल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। ये कहाँ का हो जाएगा? बूंदी शैली का हो जाएगा। इसके कलाकार कौन है? मोहन है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, 24 है इसका चित्र नंबर। तो राव उमेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए इसके कलाकार अज्ञात है। इसके कलाकार का नाम नहीं है। बाकी इसकी शैली है बूंदी शैली में बना है। बाकी ये भी टेम्परा में ही बना है, ठीक है। तो ये हड़ौती का उपकेंद्र है, बूंदी शैली वहाँ का है। बाकी नेक्स्ट है 25, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो उत्कल राम, इनको शिकारी संबंधी चित्र बनाने का बहुत शौक था और इवन इनको शिकार चित्र भी बहुत, मतलब शिकार करना भी बहुत अच्छा लगता था उत्कल राम को। तो ये उत्कल राम मतलब जो है, सॉरी, राजा उम्मेद सिंह को, मैं उल्टा बता रही हूँ, राजा उम्मेद सिंह को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। अब मन बच्चे सोच रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं, हो जाता है कभी, क्लास लंबी हो जाती है तो शब्द ही गड़बड़ हो गए। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा हैं जो राजा उम्मेद सिंह, शिकार करने का बहुत शौक था। तो इनके टाइम में जो है लड़ाई वाले चित्र ज़्यादा बने हैं, युद्ध वाले चित्र। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो बूंदी शैली के चित्रकार हैं, उत्कल राम ये बूंदी शैली के हो जाएंगे। उत्कल राम ने ये बनाया है। बाकी यहाँ पर शेर बा हाथी की लड़ाई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन आपको कोटा, हाँ, लेकिन ये भी बता देते हैं, कोटा शैली में सबसे ज़्यादा आपको जो लड़ाई वाले चित्र, शिकार वाले चित्र कोटा शैली में दिखेंगे, जो आपका यहाँ पर आ गया है। बाकी यहाँ पर शेरबा, यहाँ पर ये भी याद रखना, कभी कभी हो सकता है कि कोटा और बूंदी में कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वैसे तो इनकी दोनों की ही ये शैली है, हड़ौती शैली, मतलब हड़ौती शैली का दोनों ही उपकेंद्र है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, जैसे कि नाई का कांटा निकालते हुए ये कोटा का हो जाएगा, तो बूंदी का मत करके आइएगा। अगर यहाँ पर राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है तो ये उत्कल राम का है, ये चीज़ याद रखना। बाकी है चीते का शिकार है, हाथियों का शिकार है, राम द्वारा हिरण का शिकार है, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप है। ये सब के सब ये कहाँ के हैं? कोटा शैली के हैं। बाकी चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो कलाकार किसने बनाया है? गुमान। कभी कभी हो सकता है कि गुमान के बारे में पूछ लिया जाए कि गुमान कहाँ का कलाकार है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ का हो जाएगा? कोटा का जयपुर का हो जाएगा, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? ये जयपुर का हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो चित्र हैं आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कोटा शैली, यानी जिसका हड़ौती शैली का उपकेंद्र है। बाकी जो है चित्र नंबर 29 है गोवर्धनधारी कृष्ण, जो भित्ति चित्र है, जो शैली इसकी जयपुर है। बाकी कृष्ण गोवर्धन उठाए हुए मेवाड़ शैली का है। गोवर्धनधारी कृष्ण ये बीकानेर का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र भी है, इसको भी देख लेते हैं। अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र, जो कहाँ का है? देवगढ़ का। ये पहले ही बता दिया है। कलाकार कौन है? इसका चौखा है। बाकी नेक्स्ट है 31 है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की चित्रकारी भी की है, जिसके किसने करी है? कलाकार अली रजा मुगल चित्रकार ने करी है। बाकी इसकी शैली बीकानेर शैली है। अली रजा बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32 पॉइंट है, काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। बाकी ये कहाँ का है? बीकानेर शैली का है, ठीक है। ये चीज़ मतलब इसकी विशेषता है, यहाँ पर ये भी याद रखना। बाकी है 33 है, यहाँ पे झाला जी की हवेली, कोटा राजमहल और यहाँ पर देवता जी की हवेली, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बाकी ये कोटा शैली का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ स्थापत्य बने हैं, उसको भी देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। सवाई ईश्वरी सिंह यानी कि ईसरलाट व सिटी पैलेस का निर्माण करवाया है। सभी स्टूडेंट जरा बताइएगा, सवाई ईश्वरी सिंह किसके टाइम के हैं? ये शासक बताइएगा। प्रताप सिंह ने यहाँ पर हवा महल व प्रीतम निवास महल बनवाया। बाकी सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट मदरसा ए हुनरी से नाम से स्थापित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको देखिएगा, एग्जाम में भी आ चुका है, पूछा जा चुका है कि सवाई राम सिंह ने यहाँ पर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को किस नाम से स्थापित किया, तो आप बता सकते हैं मदरसा ए हुनरी, ठीक है। बाकी प्रताप सिंह ने यहाँ पर हवा महल व प्रीतम निवास का बनवाया है। बाकी सवाई ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट व सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। तो ये तो रह गए स्थापत्य।
अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौर पंचासी का चित्र पांडुलिपि किस शैली में है? तो बिल्कुल पूर्व मेवाड़ शैली में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 22 है, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो बिल्कुल ये अभी आया था, चावंड रागमाला, चुनार रागमाला हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है 23 है, चित्रकार निसार दीन चावंड में रागमाला का चित्रण कब हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1605 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है? ये अभी बताया था, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। कपड़े पर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको देखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, उदयपुर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ढोला मारू चित्र का संबंध बिल्कुल किससे हो जाएगा? तो ये बिल्कुल अभी भी पढ़ाया है, तो बिल्कुल मेवाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पट्टचित्र अलग होते हैं, फड़ चित्र अलग होते हैं। ठीक है। तो जो पट्टचित्र है वो किस शैली के लिए अधिक बने हैं? तो बिल्कुल नाथ द्वार के लिए बने हैं। अगर फड़ चित्र पूछा जाता है तो यहाँ पर भीलवाड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहपुरा, तो याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो कौन सी मानी जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सुपासनाचार्यम हो जाएगा। ठीक है, सुपासनाचार्यम, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये भी बिल्कुल आपको पढ़ाया है, आप लोग थ्योरी को बहुत अच्छे देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है कि जो आपको ना मिले। ये अभी विशेषता में आप लोग को पढ़ाएंगे कि मोटी एवं नाटी जो आकृति हमें किस शैली से मतलब देखने को मिलता है, वो है मेवाड़ शैली में, क्योंकि मेवाड़ शैली की जो आकृतियां बनी है छोटी और नाटी बनी हुई हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर है 29 है, भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्रण हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल देवगढ़ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अजारक की ओवरी भी देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 30 है, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ चित्र शैली हो जाएगा। कि अभी पढ़ाया था कि पंचतंत्र किस वक्त, यहाँ पर अगर अकबर होता तब तो आप अकबर करके आते, क्योंकि यहाँ पर है जहांगीर। तो पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में वो रचित है? तो बिल्कुल मेवाड़ चित्र शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वार का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि वो उपशैली है नाथद्वार की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पिछवाई चित्रण हो जाएगा, ना कि फड़ चित्रण। फड़ चित्रण भीलवाड़ा शाहपुरा। ठीक है, याद रखना, ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर पिछवाई भी आपका नाथद्वार ये है, मेवाड़ का ही उपशैली है। बाकी जो है शाहपुरा वो भी मेवाड़ का हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है 32 है, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा फड़ चित्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम लिया है? शाहपुरा का नाम लिया है, तो यहाँ पर पट्टचित्र नहीं फड़ चित्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 33 है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथद्वार संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो कहाँ पर बने हैं? जोधपुर के महाराजा मानसिंह, और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था? चरमोत्कर्ष हुआ था। इनके टाइम में क्या हुआ था? चरमोत्कर्ष हुआ था। ठीक है, महाराजा मानसिंह। बाकी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर किसको जाना जाता है? मेवाड़ शैली हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 35 है, मारवाड़ से प्राप्त प्रारंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिएगा कि मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी, वो कब बनी थी? 1605। ठीक है, 1605 में बनी थी, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ नहीं होना चाहिए, तो वैसे तो मेवाड़ होनी थी, क्योंकि चित्रपाली यहाँ पर 1605 ही है। बाकी किसने बनाया है? निसार दीन ने बनाया। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1605 में किसका हो जाएगा? निसार दीन का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मारवाड़ का पूछा है तो मारवाड़ का 1623 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा? 1623 हो जाएगा, जो मेवाड़ का है। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा? ये निसार दीन का। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा 1605 चावंड में रागमाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया गया। तो नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था, तो पार्वती के रूप में बिल्कुल भी नहीं, नायिका के रूप में, सीता के रूप में, तो बिल्कुल राधा के रूप में हो जाएगा। नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था, राधा के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है?
चौगान प्लेयर से मैंने आप लोग को बहुत सारे चित्र बताए थे। एक बताया था मैंने महाराजा चौगान खेलते हुए, जो कहाँ का था, जोधपुर का था। क्या यहाँ पर आपको जोधपुर देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा, राजकुमारी, एक यहाँ पर बताया था मैंने जोधपुर का, और दूसरा भी बताया था एक महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, तो वहाँ पर बूंदी लिखा था, लेकिन यहाँ पर बूंदी लिखा नहीं है तो कोई सा तो आंसर देंगे नहीं। एक आप लोग को दोनों ही बताए थे, चौपड़ खेलते हुए चौगान प्लेयर्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा जोधपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38 है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो किसके समय में प्रारंभ हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ जो है किसके समय में प्रारंभ हुआ? किशनगढ़ में ये जो चित्रण है वो किसके में प्रारंभ हुआ है? तो आपको यहाँ पर हो जाएगा नागरीदास हो जाएगा। ठीक है, नागरीदास सावंत सिंह, ये इनका उपनाम हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नागरीदास होता है ना किसका, सावंत सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी सावंत सिंह का ये उपनाम है नागरीदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ? राज सिंह, सावंत सिंह, रूप सिंह या फिर जय सिंह? तो नागरीदास का ये उपनाम ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सावंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40 है, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो सर्वाधिक चित्रित किया गया है तो कौन सा हो जाएगा, ढोला मारू हो जाएगा। तो ढोला मारू इस राइट आंसर, बाकी रॉन्ग है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर बहुत अच्छे बताए हैं। बाकी अब हम बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। बस एक लास्ट और बचा है, ये विशेषताएं, तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और इसको हो सके तो उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा। बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लोग भूल भी जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी बस यही कहना चाहूँगी। बाकी विशेषताएं देखते हैं। मेवाड़ शैली की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? चेहरे कैसे बने हैं? अंडाकार बने हैं। और नाक कैसी है? लंबी है। स्त्रियों की आकृति छोटी व नाटी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी इसकी जो रंग योजना है ये भी पूछा जाता है, कैसी है? चटक है। बाकी पगड़ी कैसी हो जाएगी? छज्जेदार पगड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में जो नेत्र बने हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आया था जो आपको अभी भी कराया है। बाकी खंजनाकार जो नेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? मेवाड़ शैली में मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं और इवन किशनगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। खंजनाकार नेत्र का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कालिमा युक्त जादुई नेत्र होता है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं परवलाकार नेत्र। परवलाकार नेत्र है जो बूंदी शैली का है। ठीक है, जो बूंदी शैली में देखने को मिलते हैं, जो हड़ौती शैली का उपकेंद्र है। परवलाकार नेत्र का मतलब होता है पटोलाकार। ठीक है, यानी कि जो परवल आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत लोग सब्जी भी खाते होंगे, कुछ लोग को बहुत बेकार भी लगती होगी सब्जी, उसी का ही एक फाक की तरह होता है, उसी की तरह परवलाकार, उसी की आइज होती हैं। ठीक है, तो मीनाकार नेत्र आपको बताया था, तो जयपुर शैली में देखने को मिलती हैं, जो ढूढ़ार शैली का उपकेंद्र है। ये एक मछली की आकार की तरह होती है, मछली के शेप की तरह होता है। बाकी राजस्थानी में बादलों का दृश्य यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। बाकी राजस्थानी में आसमान कैसा है? तो आसमान सपाट है। ठीक है, किस में बना है सपाट आसमान? मेवाड़ शैली में बना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी चित्रण शैली जो है बिल्कुल नीचे से उसकी धरातल सपाट है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने दिया था, तो ये क्वेश्चन इस पर आ चुका है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ऐसे पूछे जाते हैं कौन से शैली में कुंडलीकृत बादल बनाए हुए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं जोधपुर में बनाए हैं, तो ये भी हो गया। बाकी यहाँ पर मारवाड़ शैली का ये उपकेंद्र है, याद रखिएगा। बाकी गोल मेघ मालाओं की बरसात, बाकी ये इसका जो है वो किस में हो जाएगा? बीकानेर में है। बाकी ये मारवाड़ का उपकेंद्र है। बाकी जो है सतरंगी तथा इंद्रधनुषीय आकाश, ये भी आ चुका है एग्जाम में। एक कुंडलीकृत बादल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कहाँ मिलता है, तो जोधपुर बता सकते हैं। बाकी सतरंगी या इंद्रधनुषीय आकाश बूंदी हो जाएगा, ये हड़ौती। बाकी राजस्थानी शैली में रंग के जो प्रकार हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बताइएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ के रंगों में एकदम चटक रंग देखने को मिलते हैं या कहाँ के इस चित्र शैली में फीके रंग देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर देखते हैं
कि लाल व पीले रंग की अधिकता है मेवाड़ शैली में, बाकी इसके हाशिए बने हैं लाल व पीले से बने हैं। येलो ऑकर में अधिकता है किसमें, जोधपुर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो मेवाड़ में किसकी अधिकता है, लाल और पीले रंग की अधिकता है, और जोधपुर में मटमैला पीला यानी कि जिसे कहते हैं येलो ऑकर कलर कहते हैं। बाकी बीकानेर में है नीला पीला स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है बीकानेर में, बाकी बैगनीपन लिए हुए एक विशेष स्थान का प्रयोग हुआ है। बाकी किशनगढ़ शैली में देखते हैं लाल पीले रंग की यहाँ पर अधिकता है, बिल्कुल जैसे मेवाड़ शैली की तरह। जैसे मेवाड़ शैली में लाल पीले की अधिकता था, उसी तरह ही यहाँ पर किशनगढ़ शैली में देखने को मिलेगा। नागौर शैली में बुझे हुए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन मेवाड़ शैली में कैसे देखने को मिलते हैं, चटक रंग देखने को मिलते हैं। इवन किशनगढ़ में भी देखने को मिलते हैं चटक रंग। बाकी नेक्स्ट है बूंदी शैली के है नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। बाकी मुखमंडल पर लालिमा जो है लाल मरिया जो है लाल मटियारा, ठीक है, ये लिखा हुआ है लाल मटियारा, बाद में गुलाबी रंग लगाया गया। ठीक है, मुख पर जो है लाल मटियारा पहले था, बाकी बाद में गुलाबी रंग लगाया गया, मतलब लालपन लिए हुए थे, फिर बाद में पिंक आ गया। बाकी है नेक्स्ट है कोटा शैली में, कोटा शैली हाशिया जो है लाल व नीले से बना है, बाकी हल्के पीले व नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब इसमें भी हल्का डार्क ये सब कोटा में हुआ है। बाकी सबसे ज़्यादा चटक रंग जो है किशनगढ़ में पाया जाता है और मेवाड़ शैली में पाया जाता है। बाकी जयपुर शैली में हाशिया लाल व काला से बना है, बाकी इनकी रंग योजना हरे रंग की इसमें प्रधानता है, जयपुर शैली में हरे रंग की प्रधानता है। रंगों की अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व है, रंगों की अपेक्षा कैसा है, रेखाओं का अधिक महत्व है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर मुगल प्रभाव देखने को मिल जाता है तो किस में देखने को मिलता है, जयपुर शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इनके संबंध होने के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन था इनका कि जयपुर शैली से, ठीक है, तो इसी कारण इन पर मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है कि किशनगढ़ देखो शैली आपको मैंने बताया था कि जो किशनगढ़ शैली है वो प्रतीकों का सर्वाधिक अंकन है। जैसे कि कृष्ण नौका विहार वाला जो चित्र है वो देखो यहाँ पे प्रतीक के रूप में दिखाया है, जो बोट बनी है वो रेड कलर की बनी है, तो उसी में ही प्रतीकों का सर्वाधिक अंकन हुआ है, किसमें, किशनगढ़ शैली में हुआ है। बाकी नेक्स्ट है स्त्री आकृतियां लंबी बनी हैं, इसमें कैसी बनी है, स्त्री आकृतियां लंबी बनी है, मेवाड़ शैली की तरह छोटी नाटी नहीं बनी है, इसमें स्त्री आकृतियां कैसी बनी है, लंबी बनी है। बाकी भौहें कैसी हैं, धनुषाकार हैं। बाकी पोत टेक्सचर की ओर चित्रकारों का विशेष रुझान था, किसका, किशनगढ़ शैली का। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है नौका विहार के दृश्य बनाए गए हैं, लाल रंग की नौका प्रेम का प्रतीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। बाकी कदली वृक्ष प्रमुखता से अंकन है। बाकी राग रागनियों का चित्रण नहीं हुआ है, इसमें ज़्यादातर यहाँ पर नहीं हुआ है, किसमें, किशनगढ़ शैली में। बाकी नेक्स्ट है गंदलाव जो है झील को चित्रित किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कि नागौर है, नागौर का देख लेते हैं, वृद्धावस्था के चित्र सर्वाधिक बने हैं, ये चीज़ मैंने अभी बताया था। बाकी जो बूंदी है वो स्त्री आकृतियां लंबी तथा उनकी नाक छोटी बनाई गई है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं जैन तीर्थंकरों व रीतिकालीन, ठीक है, रीतिकालीन जो है साहित्य का भी चित्रण हुआ है। बाकी इसका प्रिय विषय क्या है, नायिका भेद तथा रागमाला और स्नान दृश्यों की प्रमुखता से चित्रित किया गया है। बाकी कोटा शैली का भी देख लेते हैं। कोटा शैली जो है, कोटा में सर्वाधिक शिकार दृश्यों का अंकन हुआ है। बाकी अन्य है कृष्ण लीला, राग रागनियों तथा नायिका भेद संबंधी चित्र बने हैं, किसमें, कोटा शैली में। ठीक है, सर्वाधिक कैसे बने हैं, शिकार दृश्यों के चित्र बने हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। बाकी यहाँ पर झालावाड़ा से देखते हैं कि झालावाड़ा में सबसे ज़्यादा दिखाई देखने को मिलते हैं तो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवगढ़ में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी छतों पर शीशे की जुड़ाई का भी काम हुआ है झालावाड़ा में। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है जयपुर, तो जयपुर में मुगलों से पारविक संबंध होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। ठीक है, किसमें पड़ा था, जयपुर शैली में, ये चीज़ मैंने पहले भी लिख रखी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी चित्रों में आभूषणों की सज्जा हेतु मणिकुट्टिम तकनीक का प्रयोग हुआ है, किसमें, जयपुर शैली में। बाकी ब्लू पॉटरी बंधेज की साड़ियाँ तथा लाख के खिलौने के लिए भी प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखो मैंने लिखवा रखा है कि इसलिए कौन प्रसिद्धि है, इससे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी फ्रेस्को बूनो अराइसी पद्धति में भित्ति चित्र बने हैं,
याद रखिएगा फ्रेस्को बुनो और मतलब फ्रेस्को बुनो क्या होता है, आराइसी पद्धति होती है जो किसकी देन है, इटली की देन है। किसकी देन है, इटली की। तो उसी का ही यहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अलवर शैली। तो अलवर शैली का देख ले हैं। अलवर शैली का जो प्रमुख विशेषता ये है कि अलवर शैली जो है क्या है, एक लिपटवा व हाथी दांत की पट्टियों पर बने चित्रों के लिए है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसमें फेमस ये वाला है क्योंकि यहाँ पर महाभारत का लगभग 90 मीटर एक लंबा स्क्रॉल मिला है जिसको विनय सिंह के ये टाइम बना। ठीक है, ये किसके समय बना था, विनय सिंह के टाइम बना था। बाकी मुख्यतः जो भित्ति चित्र हुआ। ठीक है, मतलब जो मुख्यतः भित्ति चित्र है ये लिखना था। ठीक है, ये मुख्यतः वैसे भित्ति चित्र के लिए, बाकी है यहाँ पर लिपटवा। ठीक है, मुख्य रूप से ये भित्ति चित्र हुआ है, बाकी प्रसिद्धि उसको इसमें लिया है। वैश्याओं एवं परदाच के लिए अधिक चित्र बने हैं क्योंकि यहाँ पर वैश्याओं से संबंधित जो चित्र बने हैं वो शिवदान सिंह के समय में बने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि वैश्याओं से संबंधित चित्र कौन सी शैली में बने हैं, तो आप लोग बता सकते हैं अलवर शैली में बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला अलवर शैली तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा महाभारत के भी बने हैं और जो है भित्ति चित्र भी बने हैं और स्क्रॉल भी बने हैं। अलवर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कलाकार हो चाहे इसकी विशेषताएं हो, ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो शेखावटी शैली है, लास्ट वाला है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। हवेलिया की चित्रकला कहा जाता है किसको, शेखावटी शैली को कहा जाता है। बाकी भित्ति चित्र यहाँ पर भी मुख्य रूप से हुआ है। ठीक है, तो मुख्यतः भित्ति चित्र से भी हुआ है यहाँ पर और इसमें भी। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो बुक है इसको बताना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो बिल्कुल किसको जाता है, ये मैंने पहले ही करा दिया है, पार्ट 1 में करवाया था, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैम ने तो अभी तो कराया नहीं है, तो पार्ट 1 में मैंने इसको कराया है। बाकी कौन है इसके अलावा, फयाज अली। ठीक है, कौन हो जाएंगे, फयाज अली। तो राजस्थान की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो देखते हैं कब, तो 1943 में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है, तो प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बनी ठनी हो जाएगा कि कलाकार की जो एक ही प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल बनी ठनी। बाकी नेक्स्ट है, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो किशनगढ़ पेंटिंग के पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल एरिक डिकिंसन हो जाएगा। तो किशनगढ़ पेंटिंग कौन सी, एरिक डिकिंसन है। क्वेश्चन नंबर है 44 है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, तो लघु चित्र की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो बताइएगा। तो नहीं, यहाँ पे राजा किशन सिंह, सवाई सिंह, मान सिंह तोमर या फिर सावंत सिंह, तो यहाँ पर सावंत सिंह दिख रहे होंगे। तो किशनगढ़ शैली के जो है स्थापना करने वाले पूछे हैं, तो फिर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सावंत सिंह। नेक्स्ट है 45 है, चित्रकला की इन शैलियों में से किस में परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अभी भी बताया था कि यहाँ पर गंदलाव झील के चित्रित बनाए गए हैं, तो किस में बनाए गए हैं, तो बिल्कुल किशनगढ़ शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर चित्रों में एकदम तैरते हुए सारस दिखाई देखने को मिलेंगे और फव्वारा का जो है वो भी चित्र ये देखने को मिलेगा किसमें, किशनगढ़ शैली में। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, लघु चित्र कौन सी प्रेम की नाव जिसे कहते हैं बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है, यानी कि राधा कृष्ण का नौका विहार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, राधा कृष्ण की नौका विहार, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल किशनगढ़ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बानी ठानी या बानी थाड़ी चित्रकारी किस कवि से प्रेरित था, तो बिल्कुल किस कवि की कविता से प्रेरित था, तो बिल्कुल राजा सावंत सिंह। ठीक है, किससे कौन सी हो जाएगी, तो राजा सावंत सिंह की। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, बिल्कुल अभी अभी ये वाला चित्र कराया है, तो ये किसने चित्रित किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा, निहाल
चंद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? निहाल चंद का। तो निहाल चंद ने ये चित्रित किया है और निहाल चंद ये किसका हो जाएगा? किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र डोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो किस पशु पर हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऊंट पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। तो प्रांतीय मुगल शैली किसको कहा जाता है? मारवाड़ शैली को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ ही शैली ऐसी थी जिसमें चरमोत्कर्ष मारवाड़ शैली के टाइम में हुआ है, जैसे किशनगढ़, बीकानेर, ये सब इसी में आता है। तो ये इसीलिए इसको प्रांतीय मुगल शैली कहा गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पहुंची? तो किसके समय में पहुंची है? तो बिल्कुल सावंत सिंह के समय में पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया है बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नूरुद्दीन हो जाएंगे। नूरुद्दीन कहाँ के कलाकार हैं? तो बिल्कुल बीकानेर के हो जाएंगे। ठीक है, नूरुद्दीन कहाँ के कलाकार हैं? तो बीकानेर के। तो कृष्ण झूले पर, या फिर बोल सकते हैं कृष्णा ऑन स्विंग। क्या बोल सकते हैं? कृष्णा ऑन स्विंग बोल सकते हैं कि नहीं? तो कृष्णा ऑन स्विंग बोल सकते हैं। बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर है 53 है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो बिल्कुल दारा जोधपुर। तो जोधपुर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको किसने बनाया है? दाना भाटी ने बनाया है। और दाना भाटी जो है कहाँ के कलाकार हैं? जोधपुर के हैं। तो जोधपुर में यहाँ पर चौगान प्लेयर पेंटिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए और एक महाराजा चौपड़ खेलते हुए। ठीक है, वही चित्र है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी जो है चित्र शैली बीकानेर उप शैली की प्रमाण छाप लघु बन गई। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो बिल्कुल रुकनुद्दीन हो जाएगा, यानी कि कहाँ का कलाकार है? तो बीकानेर का कलाकार है। तो उस्ताद द्वारा जो विकसित चित्र शैली लघु चित्र शैली बीकानेर के उप शैली की प्रमाण शैली बन गई। तो बिल्कुल रुकनुद्दीन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कोटा में राजा उमेर सिंह काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने? तो बिल्कुल यहाँ पर शिकार संबंधी हो जाएंगे, क्योंकि पशु पक्षी से मतलब नहीं है, क्योंकि राजा उमेद सिंह इसी की बात कर रहे थे जिनको शिकार करने का बहुत शौक था, और इन्हीं के टाइम में ही सबसे ज़्यादा शिकार संबंधी चित्र बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर शिकार संबंधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला वो क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 57 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, हाँ, राव अमेजिंग हंटिंग द वाइल्ड बोर है, वही वाला चित्र है सुअर का शिकार करते हुए। ठीक है, सुअर का शिकार करते हुए, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था, सुअर का शिकार करते हुए ये पढ़ाया था। ये कहाँ से शैली का था? तो बूंदी शैली का था। ठीक है, ये कहाँ का था? बूंदी शैली का। एक है यहाँ पर राजा अनिरुद्ध सिंह हड़ा, ये वाला दो चित्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने चित्र में ये दोनों ही चित्र लिखवाए हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला से है? तो बिल्कुल यहाँ पर बूंदी शैली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है 58 है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा झालाजी की हवेली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा शैली पूछ रहा है ना, तो कोटा शैली का जो देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर झालाजी की हवेली हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो कोटा शैली का है इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ है किसके समय में हुआ है? उम्मेद सिंह। ठीक है, किसके समय में हुआ है? राजा उम्मेद सिंह। तो राजा उम्मेद सिंह के समय में इसका चरमोत्कर्ष हुआ है, याद रखिएगा। बाकी झालाजी की हवेली इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 59 है, बस एक क्वेश्चन और बचा है, बस फिनिश होने वाली है क्लास। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, तो बूंदी शैली की जो रंग योजना है वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर चटकीली हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, बूंदी शैली की कैसी है? बूंदी शैली की हो गई, किशनगढ़ की हो गई, ये सब यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली की पूछ रहा है यहाँ पर।
अगर नागौर शैली में पूछा जाता है, अगर नागौर में पूछा जाता है तो नागौर में कैसे हुए हैं, यहाँ पर हल्के रंग हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जैसे कि बूंदी शैली हो गया, अगर मेवाड़ पूछा जाता है और अगर किशनगढ़ पूछा जाता है, ये सब के सब में कैसे हैं, सब के सब यहाँ पे डार्क कलर हैं, ठीक है, तो इसका जो रंग योजना है वो कैसी हो जाएगी, तो चटकीली रंग हो जाएगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी, चटकीली हो जाएगी। अगर यहाँ पर नेत्र पूछे जाते हैं तो नेत्र कैसे हो जाएंगे, परवलाकार, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, परवलाकार हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं पटोलाकार। बाकी जो है बूंदी शैली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्या ही बताएं, बाकी सब आपको बाकी मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी बादल कैसे बने हैं, इसमें सप्तरंगी बादल बने हैं, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं इंद्रधनुषीय बादल, वैसे ही बनते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया। बाकी क्वेश्चन नंबर है 60 है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक दिया है, तो यहाँ पर बूंदी शैली में जो है किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सोना चांदी, च्यवनप्राश नहीं सोना चांदी रंग, ठीक है, तो हाशियों में यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो हाशियों में हुआ है, तो याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 है, बस थोड़े से और क्वेश्चन लगे हैं, मैम बच्चे सोच रहे हैं मैम झूठ बोल रही हैं, लेकिन नहीं, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं 2-3। बाकी भारतीय लघु चित्र बूंदी शैली के उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसके समय में हुआ है ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह। तो जो बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ है राव उम्मेद सिंह के समय हुआ है, ठीक है, किसके समय में, राव उम्मेद सिंह। क्वेश्चन नंबर है 62 है, बूंदी के लघु चित्रों का विषय क्या है, तो कौन सा विषय हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बूंदी शैली का पूछा है, तो बूंदी शैली का तो बिल्कुल रागमाला, ठीक है, रागमाला तथा नायिका भेद संबंधी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नायिका भेद संबंधी यहाँ पर प्रमुख विषय चित्र रहे हैं, किसके, बूंदी शैली के। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 63 है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बूंदी हो जाएगा, ठीक है, बूंदी हो जाएगा। इसके अलावा उत्कल राम, डोडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्कल राम, और एक है कौन, डोडिया, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखना। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया है आप लोग ज़रूर याद रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर है 64 है, यहाँ पर कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा हो जाएगा, हाथियों की लड़ाई। चलो आपको बता देती हूँ, लगभग मान के चलो 75 क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्लास खत्म होने वाली है। तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हाँ कोटा शैली का, तो हाथियों की लड़ाई हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 65 है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि बूंदी चित्रकारी के बारे में यहाँ पर सही कथन करना है, तो ऑप्शन क्या दे रहा है, बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति के रूप, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी संस्कृति के रंग के रूप कह रहा है, तो संस्कृति के रूप, रंग के रूप तो नहीं होगा, क्योंकि बूंदी शैली में जो तो बना है वो क्या है, क्योंकि इसमें जो क्या था, जलाशयों की बहुत सारी अधिकता है, ठीक है, बूंदी शैली में जो क्या है, जलाशयों की बहुलता से अंकन हुआ है। बाकी इसमें सप्तरंगी बने हैं, तो मुझे लग रहा है प्राकृतिक परिदृश्य इसका बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है, तो प्राकृतिक परिदृश्य इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम क्या है, बाकी इनका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर उत्कल राम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67 है, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नीचे वर्णित जो है अधिकांश बाघ और सिंह के पाए जाते हैं, तो बिल्कुल कोटा हो जाएगा। यहाँ पर जब सिंह और बाघ की बात कर दी है तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 68, राजस्थान में किस नगर का भित्ति चित्रण से हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जयपुर, क्योंकि जयपुर में आराइशी पद्धति, ठीक है, आराइशी पद्धति का प्रयोग हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, आला प्राइमा भी कहते हैं, आप लोग चाहे तो नोट्स में लिख लीजिएगा, जिसको ये फ्रेस्को बूनो ये किसकी देन है, इटली की देन, ठीक है, ये किसकी देन हो जाएगी, इटली की देन। क्वेश्चन नंबर है 69 है, आराइशी तकनीक बनाए गए यहाँ पर चित्र में वस्तु का, तो ये तो बिल्कुल अभी आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जयपुर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 70 है, किस शहर में हवा का महल या हवा महल स्थित है? तो हवा का महल जो है हवा महल स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा। नहीं, हवा महल स्थित है। किस शहर में हवा महल स्थित है? वैसे हवा महल तो दिल्ली में, अच्छा जंतर मंतर, मैं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जयपुर होगा ना, हवा महल जयपुर, बड़ा कंफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाथी दांत की पटरियों को चित्रण करने की शैली जो है, तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगी? तो पाल शैली है, और अजंता है, जैन है, अलवर है, तो बिल्कुल अलवर हो जाएगी। अलवर में कौन से कलाकार हैं बताइएगा सभी स्टूडेंट? तो उस दिन ही बताया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो मूलचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मूलचंद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलवर शैली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें अलवर शैली का विशेषता भी याद रखना कि लिपटवा शैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलवर शैली की सबसे बड़ी विशेषता, जिसमें 90 मीटर का महाभारत का यहाँ पर चित्रण मिलता है, 90 मीटर का मतलब स्क्रॉल था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जो है इसकी स्थापना याद रखना, वो सब मैंने करा दिया है, किसके समय में सबसे ज़्यादा जो है। वैसे तो कला प्रिय शासक कौन था? विनय सिंह था, वन्य सिंह। क्वेश्चन नंबर है 72 है, 75 क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही, तो प्रिय वस्तु रही तो वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल बिहारी सतसई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान के किस चित्र की कला शैली जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, कि राजस्थान के किस शैली में कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जयपुर वालों से क्या था, यहाँ पर रिलेशन थे, इसी कारण यहाँ पर मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 74 है, 2013 में आर्ट समिट आर्ट का आयोजन यहाँ पर किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये भी जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा, या फिर जंतर मंतर को किस नाम से भी जानते हैं? वेधशाला के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेधशाला के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर राजा सवाई सिंह द्वितीय, ठीक है, ये राजा सवाई सिंह द्वितीय, मैं द्वितीय के चक्कर में तृतीय लिख गया, राजा सवाई सिंह द्वितीय के समय में ये हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जयपुर की बात कर रहा है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, याद रखना, बनारस में भी है, याद रख लेना, दिल्ली बनारस ये सब लिखवाया है आप लोगों को, दिल्ली बनारस जयपुर ये सब लिखवाया है। और कौन सा हो जाएगा? और मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है, ये सब आपको जहाँ जाना है चले जा सकते हैं। बाकी ये तो क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर है 76 है, किस शहर की नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? बहुत सारों को बहुत ज़्यादा मैंने कहा था आप लोग को पूरा करना है, देखो आप लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो ये है कि आप लोगों ने जितना टाइम यहाँ पर दिया है, ये है कि क्वेश्चन एक भी आप लोग का गलत नहीं होगा। ठीक है, नीली पॉटरी के लिए बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, बस 78 सवाई मानसिंह द्वारा जंतर मंतर है, वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जयपुर। बाकी सवाई मानसिंह द्वितीय याद रखना, कभी हो सकता है प्रथम आए कभी द्वितीय लिखा आ जाए, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका 78, निम्नलिखित में से शैलियों में किस शैली की चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल विजयनगर शैली हो जाएगा। ये रही आपकी क्लास, फाइनली आपकी क्लास आप लोग की फिनिश हो चुकी है। अगर बाकी में आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो ऐसे आप लाइक ज़रूर करिएगा। जितना भी हो सके मैं आप लोगों से कहती हूँ, जितना भी हो सके आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी करा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। बाकी आप लोग की क्लास यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग उससे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आते जाते सभी स्टूडेंट एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और इसे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर जी चलो आपकी क्लास यहीं पर, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।